Hello dear, welcome you all to the discussion of mathematics paper of the CBSE board term 1 examination for class 10th. Class 10th के mathematics examinations already हो चुके हैं and I actually hoping that you all would have performed very well in the examination and getting some very good score in that. However, let's discuss this particular paper. Why we discuss paper? Someone asked this question. The reason behind discussing the paper, the first one is that actually you will get the actual answers key of the paper and the solutions of those questions which were asked in the examinations as well. और उसके बाद क्या करेंगे कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हुई, आप उन सब चीजों को जो है वो रेक्टिफाई करेंगे आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर आइडेंटिफाई करने के बाद. तो ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर. बहुत सारे एक सीरीज आएंगे लेक्चर्स की, क्योंकि एक लेक्चर्स के अंदर उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है. फिलहाल जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको. द टाइटल बेसिकली इज CBSE Mathematics Sample Paper Discussion for the Term 1 examination. Now, what are the things that we are going to learn in this discussion? The first thing that actually you are going to learn is that you will actually able to revise all the learned concept. जो भी concept आपने पहले सीखे थे examination से पहले, अब चूंकि examinations हो गए हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारे के सारे चीजों को जो है वो भूल जाएं. एक्चुअली उन चीजों को रिवाइज करें, क्योंकि ना केवल 10th के एग्जामिनेशन के अंदर जो आने वाले हैं उसके अंदर आपको ये काम करेंगे, साथ साथ जो आप हायर क्लास के अंदर जाएंगे तो ये टॉपिक्स वंस अगेन वुड बी कम इन फ्रंट ऑफ यू. तो फाइनली ये आपको वहां पे भी हेल्प कर रहा होगा. ये सब चीजों का आप जरूर ध्यान रखें. चौथी चीज तो ये है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्टिकुलर कोर्स को अटेंड करने का, जो मोस्ट वैलिड रीजन है जो आपके सामने होना चाहिए, वो ये है कि ऑफ कोर्स आपने पेपर दिए होंगे. एग्जाम टाइम के अंदर आपकी कुछ एरर्स है ना, पेपर्स के अंदर कुछ अजीब से एरर्स है ना, जो कि नॉर्मली आप करते नहीं, बट ड्यू टू द टाइम लिमिट और उसके कारण जो प्रेशर बिल्ड इन होता है, उसके कारण आप एरर्स कुछ किए होंगे. और उन एरर्स को पहचान करके उन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करना है, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे अगले आने वाले पेपर्स को, ताकि वो एरर्स जो हमने इस बार रिपीट किए हैं वो अगले आने वाले पेपर्स के अंदर ना हो. उन सभी चीजों को सीखने में ये पेपर का डिस्कशन जो है आपकी मदद करेगा. और साथ साथ आपको एक स्कोर भी पता चल जाएगा आंसर की मिलने के बाद कि कितने स्कोर आपके इस पेपर के अंदर आ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन, है ना, कि स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये जो मैंने पिक्चर यहाँ पे जो है वो एक्चुअली इंसर्ट किया है ना, वो इस चीज के लिए इंसर्ट किया है कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई हम एक्चुअल पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं, कोई फालतू वालतू का पेपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तो ये सीबीएसई का सेट नंबर 4 का पेपर है ना. ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें लिखी गई हैं कि मेक श्योर कि आपके पास 15 पेजेस हैं. एक्चुअली में गिन लीजिए, वो कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन टाइम में बोला जाता है. तो ये एक पेपर है जिसका हम डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं. जैसा कि आपको पता है कि टाइम जो अलॉटमेंट होता है वो 90 मिनट्स के आसपास है, एंड द मैक्सिमम मार्क्स यू वुड गेट इज 40 मार्क्स का पेपर है. तो ये डिस्कशंस को जो है हम स्टार्ट करते हैं. ये रहा आपके पास इंस्ट्रक्शन जो पेपर के दौरान आपको दिए गए थे. इंस्ट्रक्शन ये थे कि अगर हम टोटल की बात करें तो पेपर के अंदर 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 को आपको जो है वो मैक्सिमम अटेंड करना है ओवरऑल. फिर उसके बाद सेक्शन वाइज भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन थे आपके पास, कि आपके पास 3 सेक्शंस रहे होंगे. एक जो सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी रहेगा, तीसरा सेक्शन सी रहेगा. सेक्शन ए के अंदर जो है वो 20 प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके, इसमें से आपको 16 कोई अटेम्प्ट करने होंगे. सेक्शन बी के अंदर भी 20 सवाल होंगे, उसमें से आपको किसी 16 को अटेम्प्ट करने हैं. और सेक्शन सी जिसके अंदर आपके पास फिर से 10 क्वेश्चन होंगे और आपको उन 10 में से किसी 8 को अटेम्प्ट करना होगा. तो अगर आप ओवरऑल देखें 20 में से 16, 20 में से 16, 10 में से 8, तो मैक्सिमम द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू वुड बी अटेम्प्टिंग इज 40 एंड ईच क्वेश्चन कैरीज हाउ मच मार्क्स, बताइए. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स. ये आपको जो है वो थोड़ा ध्यान रखना है. और साथ साथ आपको कुछ छोटी छोटी बातें भी दे रखी है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आगे मल्टीपल चॉइस है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको. जो भी आपके पास आंसर आएगा केवल एक ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे, उसको फिर आपको जो है ओमर सीट के अंदर भरना होगा. और अगला जो पार्ट था कि निगेटिव मार्किंग नहीं है. तो आई होप कि आपको ये सब चीजें तो ऑलरेडी से पता थी, बस मैंने जल्दी जल्दी में जो है ओवरव्यू उसका दे दिया, क्या पेपर था, कितने पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना था, ये हमने डिस्कशन कर लिया. आइए अब सीधा पेपर के डिस्कशन के ऊपर चलते हैं. और ये रहा सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करने वाला हूं मैं यहाँ पे. सेक्शन ए के अंदर आपको जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से लेकर के 20 सवाल होंगे, हर एक का जो वेटेज है वो 1 मार्क्स का हो, और एनी 16 क्वेश्चन विच एवर यू लाइक. एक्चुअली इनफैक्ट दूसरे माइनर्स में बोले तो जो 16 आपको आते हैं वही अटेम्प्ट कर दीजिए, 4 नहीं भी आते हैं तो आपका काम चल जाएगा. तो वैसे तो हम डिस्कशन कर रहे हैं पेपर का, तो मुझे तो नहीं पता ना कि किस स्टूडेंट ने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, किस स्टूडेंट ने 20 में से कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है. तो एज अ डिस्कशन सेशन मुझे सारे के सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने होंगे.
क्योंकि हर एक स्टूडेंट की जो चॉइसेस हैं वो अलग अलग होंगी, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अलग अलग लेवल पे होती है। तो हम क्या करने वाले, हर एक प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होंगे, उसके आंसर्स की कोई हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जो जितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो वो आपको बात चल जाए। तो ये डिस्कस करते हैं। पहला अगर सवाल देखें तो कहता है इफ HCF ऑफ 39 and 91 is 13 then LCM of 39 and 91 is। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जो है हमने 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर करा है। कहता है कि दो नंबर्स है आपके पास, 39 है एक नंबर, दूसरा है 91, उसका हम HCF दे दे रहे हैं आपको, आपको बताना है कि LCM। तो क्या मैं आपको एक रिकॉल कराता हूं एक फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फॉर्मूला ये था कि फॉर एनी टू नंबर A and B, फॉर एनी टू नंबर्स A and B, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है A और B मान लीजिए, अगर आप उसका HCF निकालते हैं, ठीक है ना, और अगर आप उसका LCM निकालते हैं, है ना, उन्हीं दो नंबर्स का आपने HCF निकाला, उन्हीं दो नंबर्स का आपने LCM निकाला, और अगर उन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है ना। तो इस रिजल्ट को आपको जो है वो याद करना है ना, रिमेंबर। ये तो वैसे आपको पहले से याद होना चाहिए था पेपर के अंदर। आई होप आपको मोस्टली को आता भी होगा, अगर नहीं आता है तो एक्चुअली वो याद रखें, क्या पता अगले आने वाले पेपर के अंदर दिख जाए, भले ही सिलेबस में ना हो, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आपके पास दो नंबर दिए हों, उसका HCF और LCM का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस को गौर से देखें तो जो आपको दो नंबर्स उन्होंने दिए हैं वो कौन कौन से भैया, वो है 39 एंड व्हाट, 91। उन्होंने बोला है कि हम आपको HCF दे दे रहे हैं, है ना। HCF उन्होंने दिया है कितना, 13 के बराबर, देख सकते हो आप यहाँ पे HCF जो है वो 13 के बराबर दिया है। आपसे पूछा है LCM, तो उसी रिजल्ट को हम अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको HCF पता है ना, कितने के बराबर, 13 के बराबर, इनटू उसका LCM कैलकुलेट करना है, LCM वैल्यू दिया यहाँ पे, और जो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, तो दो नंबर कौन कौन से है हमारे पास, 39 है और 91। तो ये हमने अपने रिलेशन का यूज किया और लिख दिया। अगर आप यहाँ से LCM कैलकुलेट करने जाएंगे, जो कि सवाल वाले ने आपसे पूछा है, तो आप देख लीजिए आपका आंसर कितना आ रहा है। तो 13 3 39, ये आ जाएगा 91 इंटू 3, दैट इज 273। अगर आप गौर से देखें तो पहला ऑप्शन 91 बिल्कुल गलत है जी, दूसरा ऑप्शन 273, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Option number C is 39, once again it is wrong, and the option number D is wrong as well. So the correct option that you would actually mark out in the OMR sheet is option number B। तो जो भी उसका घेरा होगा ऑप्शन नंबर बी के सामने, आप उस घेरे को इस तरह से रंग देंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो पहले का आंसर कौन सा हो गया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगा यहाँ पे, बिल्कुल ये रहा। सवाल ये है कि दे हैव गिवन अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर। कहता है कोई एक नंबर है ना, मुझे नहीं पता वो कौन सा है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है ना। तो मान लीजिए कि लेट द नंबर बी व्हाट, लेट द नंबर बी x, ठीक है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि चूंकि नंबर को हमने x मान लिया है, तो x इज इक्वल टू 4.57 के ऊपर पार। अगर आप गौर से देखें तो ये एक्चुअली में नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। ये नंबर का क्या दिया हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। अब गौर से देखो, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, वो पहली बात तो एक रिपीटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और दूसरा ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बार है ना, तो 5757 बार बार रिपीट होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो क्या आपको ये पता है कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, एक्चुअली में वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। क्या आपको किसी तरीके से भी इंटीजर नजर आ रहा है, इंटीजर तो 3 2 5 -1 -2 इस तरह का नंबर होता है, तो इंटीजर तो ऑप्शन होगा ही नहीं। नेचुरल नंबर तो एक्चुअली में है ना 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है, ये 4 पॉइंट थोड़ा ना आता है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वो भी गया, बचता है रेशनल और इररेशनल नंबर के अंदर। तो रेशनल नंबर में आपने डेसिमल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या फिर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, तो वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फिलहाल हम यहीं पे नहीं रुकेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, तो हम उसको p by q के जो फॉर्म है ना,
उसके फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर है ना हेल्प मिले, जाए एनटीएससी की बातें करें चाहे और भी जो एग्जामिनेशन है उसकी। तो हमने माना है नंबर को x, तो चूंकि अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो गौर से देखिए 5 7 के ऊपर बार है, तो अगर बार है मतलब ये कि डेसिमल के बाद 5 7 5 7 क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा इस तरह से। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अच्छा, अगर हम इस पहले इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो ये x में जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 100x। अगर गौर से देखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे होता क्या है, डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। तो अगर डेसिमल अभी 4 के बाद है तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 457.575757 ऐसे करते चला जाएगा। अगर आप गौर से देखें है ना, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं अगर घटा दूं, ठीक है ना, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को घटाता हूं तो ये 100x माइनस का x। राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो नंबर जो है वो डेसिमल में है। अगर गौर से देखो तो डेसिमल का राइट वाला पार्ट ऑलमोस्ट दोनों का सेम है कि नहीं। अगर आपने इतने सारे 5757 लिख रखे हैं, तो अगर मैं एक 57 को थोड़ा पीछे बिठा खेल दूं, जो कि मैंने 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद किया है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर आपके पास बहुत सारे बॉल्स हैं, तो अगर आपके पास एक बॉल चोरी भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर आपको वो फर्क नहीं पड़ेगा तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा जब सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला जो भी चीज है वो खत्म हो जाएगा। तो ये 457 में से 4 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 453। अगर आप राइट हैंड साइड की बात करें तो ये 99x हो जाएगा और ये हो जाएगा 453। तो अगर आप यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 453/99 के बराबर आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये एक्चुअली में ये रेशनल नंबर का फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स को हमने p by q के फॉर्मेट में एक्चुअली में अरेंज कर दिया है। सो द क्वेश्चन वाज बेसिकली व्हाट कि 4.57 के ऊपर बार ये नंबर कैसा है, क्या ये इंटीजर है, क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये रेशनल है, या फिर क्या ये रेशनल नंबर है। तो उसका आंसर आपके सामने है, रेशनल नंबर है। और वो रेशनल नंबर कौन सा है हमने ये भी एक्चुअली कैलकुलेट कर लिया, दैट नंबर इज 453/99। अगर आप गौर से देखें ये नंबर 3 से कैंसिल भी हो रहा है, ये 3 से 33, ये ऊपर वाला 151, फिर से 3 से कैंसिल हो जाएगा 11, ये 3 से नहीं आप नहीं कैंसिल होगा ना, ये 151/33 इज द आंसर, दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। ऑप्शन इसका जो बी है वो करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, कहता है एक लाइन है ना, 4x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है ना। 4x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर, है कि नहीं भाई बोलो। लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर, जहां पे वेरिएबल x और y है, और राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली चूंकि 0 है तो इक्वेशन हम बोलेंगे ही बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। कहता है कि ये लाइन जो है ना, लाइन कैसा भी रहा होगा, मान लीजिए ये x एक्सिस है अपने पास, ये वाला जो है वो y एक्सिस है, मान लीजिए लाइन कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है ना। ये कहीं पे y एक्सिस को कट कर रहा है, कहीं पे x एक्सिस को कट रहा है। तो उसने बोला है कि लाइन जो है वो y एक्सिस को कहां पे कट करेगा। तो देखो भाई कुछ बातें तो आप ध्यान रखो, अगर लाइन y एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है तो ये जो पॉइंट है जहां पे वो कट कर रहा है, लेट सपोज वो P है, तो चूंकि वो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ रहा होगा अपने को नहीं पता। अगर केवल किसी को इतना भी नॉलेज है कि जहां पे लाइन y एक्सिस को कट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 होगा ही होगा, तो उसके बेसिस पे ये ऑप्शन सी और ऑप्शन बी को तो एलिमिनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर तो लाई कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अब बचते हैं दो ऑप्शन अपने पास, एक ऑप्शन नंबर ए और दूसरा ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो चलिए हम पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो जब लाइन, देखो ध्यान से, व्हेन लाइन कट्स द y एक्सिस, अगर लाइन y एक्सिस को कट करेगा तो उस सिचुएशन में x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये जो इक्वेशन दिया है आपको उसमें x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो अगर आप x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 4 into 0 0 हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0।
ये 3y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया